1938 की शरद ऋतु में अमेरिकी घर लकड़ी और तार के एक अनोखे वेदी के इर्द गिर्द बना था। रेडियो केवल एक उपकरण नहीं था, यह जनस्वर था, लोगों की आवाज और एक ऐसी दुनिया की और एकमात्र खिड़की था जो धीरे धीरे अंधेरे में डूबती जा रही थी। 30 अक्टूबर को हैलोवीन से एक रात पहले लाखों नागरिक अपने ड्राइंग रूम में बैठे थे। हवा में लकड़ी के धुएं और फर्श की पॉलिश की खुशबू फैली थी। वे महामंदी के भारी बोझ से एक क्षणिक विराम, एक अस्थायी ठहराव की तलाश में थे और यूरोप में बढ़ते युद्ध के शोरगुल से भी उन्हें एक नाटक क्यों नहीं, लेकिन जो उन्हें मिला वो मनोवैज्ञानिक विघटन की एक ऐसी बेमिसाल कक्षा थी जिसमें कल्पना और डरावनी हकीकत के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया। संदर्भ ही इतिहास की कसौटी है। इस घबराहट को समझने के लिए आपको 1938 की सामूहिक चिंता की उमस को महसूस करना होगा। जनता लगातार चलायमान अवस्था में जी रही थी, एक ऐसी निरंतर गति में जिसे अगले युद्ध के डर ने हवा दी थी। जब रेडियो संगीत के बीच में खबरें सुनाता था तो आमतौर पर इसका मतलब होता था कि सुडेटेनलैंड गिर चुका है या कोई संधि रद्द कर दी गई है। श्रोताओं को ताजा समाचार बुलेटिन पर विश्वास करने की आदत पड़ चुकी थी। मर्क्यूरी थिएटर के 23 वर्षीय एम्फा टेरेबल ऑर्सन वेल्स इसे भली भांति समझते थे। वो सिर्फ एज्जे की कहानी सुनाना नहीं चाहते थे, वेल्स की वो कहानी जिसमें मंगल ग्रह के प्राणियों का आक्रमण होता है। वो इस माध्यम की विश्वसनीयता को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। प्रसारण की शुरुआत एक भ्रामक यथास्थिति यानी मौजूदा हालात के साथ हुई। रेमोन रैक्वेलो और उनके ऑर्केस्ट्रा का मधुर डांस म्यूजिक रेडियो तरंगों पर गूंज रहा था। ये उबाऊ था, ये सुरक्षित था, ये एकदम सही पर्दा था। फिर उस पर्दे में पहली बार छेद हुआ। मंगल ग्रह पर अजीब विस्फोटों की एक खबर आई। फिर एक और खबर आई जो न्यू जर्सी के ग्रोवर्स मिल के एक फार्म की ओर बढ़ गई। वेल्स ने एक ऐसी सच्चाई जैसी दिखने वाली शैली अपनाई जो क्रांतिकारी थी। उन्होंने चुप्पी का इस्तेमाल किया, उन्होंने माइक्रोफोन गिरने की आवाज का इस्तेमाल किया, उन्होंने एक रिपोर्टर की घबराई हुई हाफती सांसों को कैद किया जो एक गूंजती हुई धातु की सिलेंडर का वर्णन कर रहा था। सोचिए उस स्टूडियो में ओजोन की गंध, भारी लाइट्स की गर्मी और कांच के पीछे से किए जा रहे बेताब इशारों के बारे में। जैसे ही रिपोर्टर ने मार्शियन हीट रे द्वारा भीड़ को जलाकर राख कर देने का वर्णन किया, ऑडियो में कलाकारों की तीखी रोंगटे खड़े कर देने वाली चीखें गूंज उठीं। श्रोताओं के लिए कोई नाटक नहीं था, यह मानव जाति के लिए एक जीवित शोक संदेश था। परंपरागत कथा एक सर्वसम्मति यानी पूरी तरह से उन्माद की सार्वभौमिक सहमति का सुझाव देती है। हमें बताया जाता है कि लाखों लोग रात में भाग गए, लेकिन इतिहासकार को और करीब से देखना चाहिए। यह घबराहट एक स्थानीय घटना थी। न्यूयॉर्क की भीड़भाड़ वाली झुग्गियों और प्रिंसटन की शांत गलियों में शोर गिरते बमों का नहीं था, बल्कि कार के दरवाजे जोर से बंद होने और घबराए हुए टेलीफोन हैंडल घुमाने का था। हालांकि सामूहिक उन्माद की कहानी का मुख्य कारण श्रोता नहीं बल्कि अखबार थे। प्रिंट मीडिया को रेडियो से, जो उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था, गहरी नापसंदगी थी। अगली सुबह अखबारों ने घबराहट को सनसनीखेज बनाकर यह साबित करने की कोशिश की कि रेडियो बहुत खतरनाक, बहुत अनियंत्रित और बहुत नकली है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगली सुबह अमेरिकी मानसिकता की कोरी स्लेट पर एक नया संदेह उकेरा गया। असल में उसने अमेरिकी दिमाग का सार्वजनिक विच्छेदन किया था। उसने साबित कर दिया कि एक डिब्बे से आने वाली आवाज तर्क को दरकिनार कर सीधे दिमाग के लिम्बिक सिस्टम पर असर कर सकती है। यह घटना एक अनिवार्य शर्त, एक अपरिहार्य स्थिति बन गई मीडिया प्रभाव का अध्ययन करने के लिए। इसने हमें सिखाया कि जब दृश्य प्रमाण न हो तो कल्पना सबसे डरावना वास्तुकार बन जाती है। हम 1938 के नागरिकों को देख के उनकी मासूमियत पर मुस्कुराते हैं, फिर भी हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां डीप फेक और एल्गोरिथमिक इको चैम्बर है। द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स कोई एक बार की दुर्घटना नहीं थी, यह खाका था। यह आज भी हमें डराने वाली याद दिलाता है कि हमारी हकीकत उतनी ही मजबूत है जितने भरोसेमंद हमारे स्रोत हैं। उस ठंडी अक्टूबर की रात को मंगल ने न्यू जर्सी पर हमला नहीं किया था, लेकिन डर ने किया था, और वो कभी सच में गया ही नहीं।